हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बार स्टोरीवर्स की एक स्टोरी द डिमोनिक स्वॉर्ड के एक न्यू एपिसोड में। वैसे मैं जल्दी से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हमारी स्टोरी के अंदर 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और रोमांटिक सीन्स भी है, तो प्लीज अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ललित साहू भाई और ब्लैक मूड वाइटी भाई दोनों को ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमें काफी सपोर्ट किया है और इसके लिए हम काफी शुक्रगुजार भी है। आप काफी बार हमें कमेंट और लाइक्स भी करते हैं, तो इसीलिए वेरी वेरी थैंक यू। और बाकी के सब्सक्राइबर्स और लिसनर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस इतना ही कहना था। इसी के साथ चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। जहाँ एक और नकुल के पीछे अभी एक रैंक 4 का और बाकी के रैंक 3 के सैकड़ों येती पड़ चुके थे, वहीं दूसरी ओर नकुल अभी उनके आगे आगे अपनी हाफ डिमोनिक फॉर्म एक्टिवेट करके लगातार पहाड़ से नीचे एक लंबी लकीर के अंदर भागे जा रहा था। वहीं दूसरी ओर नीचे से ऊपर चढ़ता सैमुअल, जिसके पास अभी सिर्फ 25 स्कोर्स ही हुए थे, वो अभी लगातार आसपास येती ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में वो ऊंचाई पर चढ़ रहा था। लेकिन तभी उसके आसपास की जगह अचानक कांपने लगती है, जबकि उसके ग्रुप में एक एजी परिवार की लड़की जिसके लाल बाल थे, वो कांपते हुए अपने भाई से वहां पर भागने को कह रही थी। ये सब देखकर वो मुड़कर उस लड़की को डांटने लगता है, लेकिन वो लड़की उसके पीछे की ओर इशारा करके उसे कुछ दिखाने की कोशिश करने लगती है। और इसी चक्कर में जब उसने पीछे देखा था तो उसकी भी फट के 64 हो गई थी, क्योंकि इस समय उसके पीछे एक काला डॉट लगातार उसकी ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था और ये और कोई नहीं नकुल था, जिसे देखकर सैमुअल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके पास ये खबर तो पहले ही पहुंच चुकी थी कि कोई लड़का उनके आदमियों के चंगुल से बचकर निकल चुका है। उसके पास काले जूते और एक अजीब सी काले धुएं की टेक्निक है। और अब जब उसने नकुल के पैरों में वही काले जूते देख लिए थे जो कि लगातार काला धुआं छोड़ते जा रहे थे, इसे देखकर उसे पक्का हो गया था कि वो लड़का जो कि उनसे बचकर भागा था वो नकुल ही था। लेकिन ये सब समझ आते ही अचानक मानो उसके दिमाग में कोई बत्ती सी जल जाती है और उसे अचानक कुछ और चीजें भी समझ आने लगती है। 1 मिनट, तो इसका मतलब यही वजह थी कि हमें आसपास कोई भी जानवर नहीं मिल रहा था। और जैसे ही उसे ये बात समझ आती है, मानो उसके दिमाग में किसी ने गुस्से का बम फोड़ दिया हो और अब धीरे धीरे उसकी आंखें लाल दिखाई देने लगी थी। अच्छा, तो यही वजह थी कि यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये महाशय यहाँ पर पहले से आकर सारे जानवरों को मार चुके थे। एक उच्च दर्जे के कुलीन परिवार का अगला उत्तराधिकारी होने के नाते वो किसी भी आम मामूली लड़के को, जिसका आसपास का बैकग्राउंड भी किसी को नहीं पता था, उसे अपने से आगे बिल्कुल भी निकलने नहीं दे सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो नकुल के खिलाफ कोई भी प्लान बना पाता, अचानक उसे नकुल के पीछे उस धुएं के गुब्बार के अंदर बहुत से येतीस दिखाई देने लगते हैं। इस समय नकुल के पीछे रैंक 3 के येतीस की पूरी सेना दिखाई दे रही थी और वो नकुल का पीछा करती जा रही थी। लेकिन फिर जब वो सैमुअल नाम का लड़का उस धुएं के गुब्बार को और भी गौर से देखता है, तो अब तो उसकी फट के 64 हो चुकी थी। उसकी आंखें उसके सॉकेट से बाहर आने को हो रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में जो उसे दिखाई दिया था वो खुद ही एक खौफनाक चीज था। रैंक 4 का एक येती लगातार उन रैंक 3 के येतीस की सेना का नेतृत्व करते हुए नकुल के पीछे पीछे भागे जा रहा था। ये सब देखकर मानो सैमुअल का सारा गुस्सा कहीं हवा हो गया था और इस समय उसके पूरे के पूरे शरीर में कपकपी मच चुकी थी। और इसी डर के माहौल में वो जोर से चिल्लाता है, रैंक 4 भागो यहाँ से। लग तो ऐसा रहा था कि उसकी आवाज भी अब निकलनी बंद हो गई है। रैंक 4 के अलावा वो कोई भी शब्द पूरा बोल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर उसी पॉइंट से जहां पर वो रैंक 4 चिल्ला रहा था, लेकिन यही वो पॉइंट था जहां से मानो कोई अजीब सा वायरस फैल गया हो और देखते देखते एक के बाद एक ये वायरल फ्लू सबको होता जा रहा था, क्योंकि उसी के ग्रुप के एक लड़के ने देखते देखते डर के मारे सीधे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद उस पत्थर के रून को तोड़ दिया और देखते देखते उसके शरीर के चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देने लगती है और ये रोशनी जैसे उसे घेरती है, अचानक वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे ही कुछ और लड़के देखते देखते वहाँ से गायब होने लगते हैं। वहीं ये सब होता देखकर डर के मारे वो सीधा पीछे की ओर घूमता है और सीधे सीधे एक लाइन के अंदर बहुत ही तेजी से भागने लगता है। इस समय तक सैमुअल को अपने सामने आने वाले किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं था, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। वो अपने रैंक 3 के शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके अपने हाथों को टाइट करता है और देखते देखते अपने सामने आने वाले हर आदमी को साइड में फेंकते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसे अपने टीम के किसी भी मेंबर की कोई भी चिंता नहीं थी, वो बस खुद की जान बचाकर और अपनी रैंक सिक्योर करके नीचे भागना चाहता था। एजी परिवार के दोनों भाई बहन भी देखते देखते अलग अलग दिशाओं में जा गिरते हैं। भाई के लिए ये चीज आसान थी,
क्योंकि उसका शरीर भी रैंक 3 का था और इसीलिए वो काफी हद तक खुद को संभाल सकता था। और यही वजह थी कि वो सैमुअल के उस प्रहार को भी सहन कर पाया था। लेकिन इसके बाद भी वो कुछ दूर तक जा गिरा था। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन का शरीर तो सिर्फ रैंक 2 का था और यही वजह थी कि वो खुद को उस इम्पैक्ट से बचा नहीं पाई थी और देखते देखते वो पास के एक पेड़ से जा टकराती है। लेकिन ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो लड़की वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। वहीं दूसरी ओर खड़ा उसका भाई ये सब देखकर बहुत ही चिंता में था और जैसे तैसे वो वहां से खड़ा होकर अपनी बहन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से कंटेस्टेंट्स की एक तेज भीड़ आकर उसके शरीर से जा टकराती है। हालांकि उसका शरीर रैंक 3 का था, लेकिन इतने सारे कल्टीवेटर्स लगातार उससे टकराते ही जा रहे थे और एक तरीके से ये ऐसी भीड़ थी जो कि किसी नदी की तरह नीचे उतरती जा रही थी। लेकिन फिर भी वो उस भीड़ का प्रहार सहन करते हुए भी उसके बीच से जैसे तैसे अपनी बहन की ओर बढ़ने लगता है। वो पूरी ताकत से उनका विरोध करता जा रहा था, लेकिन बाकी के कल्टीवेटर्स भी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। ऊपर से वहाँ की भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, इसी वजह से उसके पीछे एक के बाद एक लोग आए जा रहे थे। लेकिन जब उन लोगों ने अपने बीच उस लड़के को बाधा बनते हुए देखा तो उन्होंने अपने हथियार निकालकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ये सब देखकर वो लड़का भी अपने हथियार निकालता है और जैसे तैसे उनके ऊपर एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही उसकी तलवारें और उन लड़कों की तलवारें आपस में टकराती है, देखते देखते वहाँ पर एक जोर का धमाका बच जाता है। इसी के साथ वहाँ पर चारों ओर धूल फैल जाती है और इसी धमाके के साथ ही वो रून्स भी फट जाते हैं। इन रून्स के ऊपर सेफ्टी सिंबल्स भी खुदे थे जिनमें साफ साफ लिखा था कि कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और यही हुआ था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के ऊपर वो अटैक्स किए थे और वो एक दूसरे से टकराए थे, तभी उसी धमाके के साथ ही वो सारे के सारे वहां से टेलीपोर्ट हो गए थे। जहां एक और भेड़िए को देखकर आगे भागते भेड़ों के झुंड की तरह वो लोग वहां से भागते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर नकुल जो कि उन जादुई जानवरों की सेना के बिल्कुल आगे था, वो पूरी स्पीड से अपनी जान बचाने के लिए वहां पर लगातार दौड़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी उसे नीचे भेड़ों की तरह भागते हुए वो कुलीन लड़के लड़कियां दिखाई देते हैं जो कि इतनी देर अपना रौब झाड़ते जा रहे थे। ये सब देखकर उसका मन गुस्से से भर गया था और देखते देखते वो मन ही मन अपना सर हिलाने लगता है। अरे यार, ये कमबख्त कुलीन भी ना बिल्कुल निखट्टू लोग हैं यार। ये इनके पास कोई ताकत वाकत तो है नहीं, बस अपना रौब झाड़ना आता है। ये तो बस एक छोटा सा रैंक 4 का जीव है, इसे तो तुम लोग चुटकी बजाकर ही मार सकते हो। क्यों यार, भाग क्यों रहे हो, इतना क्यों डर रहे हो? उन लोगों पर गुस्सा करते और लिटरली उनसे भीख मांगते हुए नकुल अब थोड़ा सा पीछे देखता है। इस समय उसका ध्यान फिर से उस 10 मीटर ऊंचे यति के ऊपर फोकस हो गया था। वैसे मुंडा दिखने में तो काफी हट्टा कट्टा है, तो छोटा तो नहीं कह सकता मैं इसे। अरे यार, मैं पागल हो रहा हूँ क्या? इस समय मुझे मजाक आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ। नकुल का माइंड इस टाइम पूरे तरीके से शांत था और इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी उसे बहुत सी चीजें मजाकिया लग रही थी। इसी वजह से वो नीचे चलते कुलीनों को बहुत से ताने भी दे रहा था और मन ही मन उन्हें कोसता जा रहा था, क्योंकि इस समय नकुल के पीछे लगे यति उससे काफी धीमे थे और इस समय उसके पास टेलीपोर्टेशन एरिया तक पहुंचने के लिए काफी पावर्स बची थी। इसीलिए वो इस समय बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। क्या फायदा जब ये रैंक 4 का बीस्ट होकर इतना स्लो है। इस तरीके से तो दुनिया का सबसे ताकतवर बीस्ट भी अगर मेरे सामने आ जाए और मुझे छू ना पाए तो मैं उससे क्यों ही डरूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं तो वहां से दुम दबाकर भाग ही सकता हूँ ना, और वो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। नकुल नीचे की ओर भागते हुए लगातार यही सब सोच रहा था, लेकिन इसी टाइम उसने एक अजीब सी चीज भी देखी थी। वो भीड़ जो कि लगातार नकुल की आंखों के सामने नीचे की ओर भागने की कोशिश कर रही थी, उनमें एक चमकीले लाल बाल वाला लड़का उसी भीड़ के साथ नीचे की ओर जाने के बजाय उस भीड़ के दूसरे छोर की ओर बढ़ रहा था। और ये सब करने के लिए देखते देखते उसे अपनी तलवारें निकालकर उस भीड़ से भिड़ना भी पड़ गया था। लेकिन वही दूसरी ओर जैसे ही उस भीड़ ने और उस लड़के ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया था, वो सारे के सारे वहां से अचानक ही गायब हो गए थे। लेकिन उस दिशा के अंदर ऐसा क्या है जो वो लड़का लगातार उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, इस खतरे को छोड़कर? और यही सब सोचकर नकुल देखते देखते उस दिशा की ओर देखने लगता है और इसी टाइम नकुल को अपनी आंखों के सामने एक लाल बाल वाली लड़की का शरीर दिखाई देता है जो कि एक पेड़ से टकराकर बेसुध जमीन पर पड़ी थी। अरे याद आया, वो सेफ्टी रूल्स, उसके अंदर लिखा था पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते, और शायद उस रून के ऊपर यही नियमों की सील चढ़ी थी। इसी वजह से जब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया तो वो सारे के सारे यहाँ से गायब हो गए थे, यानी वो रून खुद ब खुद भी टूट सकता है। यही सब सोचते हुए वो लगातार उस लड़की को ऑब्जर्व करता जा रहा था। एक मिनट, ये लड़की यहाँ से हिल क्यों नहीं रही, वो भाग क्यों नहीं रही?
यह भीड़ करीब आ रही है। नकुल इस समय बहुत ही ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहा था। नकुल के हिसाब से ये लाल बाल वाली लड़की वही थी जो कि नकुल की रूम की कार्ड के अंदर मदद करके गई थी, और नकुल को इसका स्वभाव भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। ऊपर से आज एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जब हर कोई एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहा था, तब इसी लड़की ने नकुल को हाय हेलो किया था। नकुल की सारी यादों में ये लड़की सिर्फ एक अच्छी लड़की थी, और इस समय ये उस पेड़ के नीचे इस बर्फीले ठंडे इलाके में, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भाग दौड़ मचा रहे थे, वहाँ पर ये ऐसे घोड़े बेचकर सो रही थी जैसे मानो इसने कितने दिनों से नींद ना ली हो। ये लड़की इतने शोर में सो कैसे सकती है? मतलब कैसे? एक मिनट, क्या वो बेहोश है? अरे यार, अगर इन मॉन्स्टर्स की वजह से अगर वो मर गई तो ये सारे लोग भी मुझे ही दोष देंगे। नकुल के मन में इस समय यही सब चल रहा था, क्योंकि आखिरकार रैंक 4 के उस जीव के गुस्से का कारण सिर्फ नकुल ही था, क्योंकि उसी ने उसे भड़काया था। लेकिन जैसा कि नकुल ने अभी देखा था, रून ये समझ सकता था कि किसने नियम तोड़े हैं और किसने नहीं। और क्या होगा अगर उसी रून के अंदर वो सारी घटनाएं भी दर्ज होगी जिनसे वो सारे के सारे लोग गुजरे हैं। इसका मेन सेंटर पॉइंट तो नकुल ही था, क्योंकि नकुल की वजह से वो सारे के सारे जानवर यहाँ पर नीचे आने लगे थे, जिसके बाद एक के बाद एक पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से भिड़कर यहाँ से या तो लॉग आउट हो गए थे या फिर एक दूसरे से टक्कर खाकर उसी भीड़ के अंदर नीचे चले गए थे। नकुल को इन सब चीजों के बारे में काफी शक था, लेकिन फिर भी वो यही चाहता था कि वो अपनी सारी ताकत लगाकर उस रेड लाइन के पार पहुंच जाए, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि रून ने उसकी गलतियां मानी है या फिर नहीं। इसीलिए वो एकेडमी को लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता था। वो पूरी कोशिश यही कर रहा था कि उसके एंट्रेंस के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। यही सब सोचकर नकुल थोड़ा सा राइट जाता है, और फिर देखते देखते उसके पैरों से और भी स्पीड से धुआं निकलने लगता है। इस समय उसने अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया था, और देखते देखते एक तेज स्पीड के साथ नकुल सीधा उस लड़की के पास पहुंच जाता है। और इसी बीच नकुल उस लड़की की कॉलर पकड़कर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा उसे अपनी पीठ पर डाल लेता है। देखते देखते नकुल के पीठ के सारे कपड़े चीथड़े हो जाते हैं, और इनमें से एक चमगादड़ धीरे धीरे बाहर आने लगता है। यह चमगादड़ पूरी तरीके से काला था, और इसमें कुछ हद तक काला धुआं भी दिखाई दे रहा था। जबकि नकुल की पीठ पर जो लड़की थी, जो कि नकुल की रफ्तार धीमे किया जा रही थी, देखते देखते वो कुछ हद तक उस चमगादड़ के अंदर समाने लगती है, और धीरे धीरे वो पूरे तरीके से उसके अंदर पैक हो जाती है। नकुल इस समय अपने जूतों के अंदर डेमोनिक फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि वो हाफ डेमोनिक फॉर्म थी, लेकिन फिर भी वो उसका यूज तो कर ही रहा था, और वो धुआं उसके और एको के अलावा किसी भी तीसरे जीव के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला था। उसका जहर किसी को भी आराम से मार सकता था, और यही वजह थी कि वो उस लड़की को सिंपली अपनी पीठ के ऊपर लाद कर नहीं ले जा सकता था। कहीं गलती से भी अगर उसके काले धुएं की वजह से उस लड़की को थोड़ा सा भी डैमेज पड़ गया, और वो डैमेज उस रून ने डिटेक्ट कर लिया, तो नकुल तो खामखा ही यहाँ से बाहर हो जाता। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी वो लगातार नीचे उतरने की कोशिश करता जा रहा था। शरीर को जमा देने वाले उस ठंड के अंदर एक 15 साल का शर्टलेस लड़का लगातार तेजी से भागता जा रहा था। ऊपर से इसकी पीठ पर एक बड़ा सा काला सा चमगादड़ दिखाई दे रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था मानो ये इसकी पीठ पर चिपका हो। लेकिन इसी तेजी से भागते हुए लड़के के पीछे बहुत से यतियों की सेना उसका लगातार पीछा करती जा रही थी, और यही वजह थी कि वो लगातार आगे आगे तेजी से भागता जा रहा था। वो सारी की सारी सेना जैसे तैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी सेना उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसी बीच बहुत से कंटेस्टेंट्स उनकी नजरों में आते जा रहे थे, और वो कंटेस्टेंट्स भी उन यतीस को देख पा रहे थे। इस भयानक मंजर को देखकर उन सबकी इतनी फट गई थी कि उन्होंने भी सैमुअल के ग्रुप के जैसे ही अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद उस रून को तोड़कर टेलीपोर्ट होना ही चूज किया था। और अब तक तो आसपास बहुत सी टेलीपोर्टेशन की रोशनियां चमकने लगी थी। इसी के साथ बहुत से लोग बिना एंट्रेंस एग्जाम के परवाह किए इससे एग्जिट होते जा रहे थे, लेकिन कुछ बचे हुए दिमाग वाले लोग इस समय तेजी से नीचे की ओर भागते जा रहे थे। नकुल भी इन्हीं लोगों में से एक था जो कि लगातार भागते जा रहे थे, लेकिन नकुल के मेंटल एनर्जी एरिया पर इस समय बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, और यही वजह थी कि देखते देखते वो अपनी स्पेस रिंग को घुमाता है और इसमें से एक हरी बोतल निकालकर उसको पूरी तरीके से खाली कर देता है। इसी हरी सी बोतल के अंदर मेंटल एनर्जी को रिकवर करने वाली वो दवाई रखी थी, जिसे नकुल ने पिछले दिनों के अंदर 2-3 बार यूज किया था। इस समय उसके शरीर पर एक्स्ट्रा भार पड़ने और एको को उसके अंदर बंद करने की वजह से नकुल के शरीर से एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी खर्च होती जा रही थी। ये सब इसी वजह से था कि वो एको किसी और के शरीर से जुड़ा था। ऊपर से नकुल के पैरों में भी हाफ डिमोनिक फॉर्म एक्टिवेटेड थी, और यही वजह थी कि नकुल की हद से ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती जा रही थी।
और इसी तरह लगातार कुछ देर और भागने के बाद आखिरकार कुछ घंटों बाद नकुल को अपनी आंखों के सामने जमीन पर एक लाल लाइन सी दिखाई देने लगती है। इन्हें देखकर नकुल के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये वही टेलीपोर्टेशन एरिया की एग्जिट लाइन थी जिसके उस पार जाने के साथ ही नकुल सीधा वहां पर टेलीपोर्ट हो जाएगा जहां से वो आया था। और इस समय नकुल को सबसे ज्यादा जरूरत इसी टेलीपोर्टेशन की थी। लेकिन इसके साथ ही नकुल के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर वो पॉइंट्स जो कि नकुल ने अर्जित किए थे वो भी नकुल के डाटा के अंदर दर्ज होने वाले थे। और यही सब सोचकर नकुल की आंखें तेज से चमकने लगती है। इसी के साथ वो अपनी स्पीड और भी तेज कर देता है। वो येती सेना अभी भी लगातार उसके पीछे ही लग रखी थी, लेकिन इसके बाद भी इतनी देर तक उनके आगे और उनको अपने पीछे भगाने के बाद नकुल उन सब येतीज के प्रेशर का आदी हो चुका था। वो अच्छे से जानता था कि ये सारे येतीज क्या, इन सब का लीडर भी उसे पूरी स्पीड के साथ भी पकड़ नहीं पाएगा अगर नकुल ने अपनी यही स्पीड मेंटेन रखी तो। लेकिन अगर वो यहाँ से रुका तो वो पक्का मारा जाने वाला था। लेकिन असली सवाल तो ये था कि नकुल यहाँ पर रुकने क्यों वाला था। उसके पास तो कोई वजह ही नहीं थी और इसी वजह से वो इन सब चीज़ों के बारे में लगभग भूल ही गया था। एक मिनट, मैं शायद इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया हूँ, लेकिन शायद मुझे अपने दोनों के दोनों स्पेल्स वापस ले लेने चाहिए। हालांकि ये तो है कि मेरे आसपास लोगों ने एक चमगादड़ और मेरे पैरों से उठते हुए काले अजीब से धुएं को देखा है, लेकिन इस टाइम किसके पास इतना ज़्यादा टाइम होगा कि वो जानवरों के झुंड को छोड़कर मेरी इन टेक्निक्स के ऊपर गौर करे, क्योंकि वैसे भी उनका ध्यान तो उन जानवरों से पीछा छुटाने के अंदर लगा होगा और इतने बिजी पर्सन्स को मेरी टेक्निक से क्या मतलब। वहीं ये सब सोच कर ही नकुल और भी सोचने लगता है। लेकिन अब जब मैं एग्जिट एरिया के पास पहुंच चुका हूं तो बहुत से लोग अब मुझे ही देख रहे होंगे और हो सकता है कि मैं जब टेलीपोर्ट हूं तब भी मेरी ये सारी स्किल्स एक्टिवेट रहें, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इन स्पेल्स को वापस अपने अंदर लेना होगा। लेकिन यही सब सोचते हुए वो लगातार उस लाल घेर की ओर भागे जा रहा था। लेकिन इस समय जैसे ही अचानक वो उस घेर के पास पहुंचता है, उसके पैरों से वो काले जूते अचानक से गायब हो जाते हैं। इस समय तक नकुल ने अपनी हाफ डिमोनिक फॉर्म को डीएक्टिवेट कर दिया था। वहीं दूसरी ओर एको भी उसके अंदर सीधा चला जाता है। लेकिन इतनी देर जो लड़की एको के अंदर आराम से बंद पड़ी थी वो देखते देखते नकुल के पीठ पर आ गिरती है। इस समय वो लड़की पूरी तरीके से खुली हवा में आ गई थी और नकुल देखते देखते अपने एक हाथ से उसे किसी बोरी की तरह लटकाता है और दूसरे हाथ से अपना बैलेंस बनाते हुए वहां पर भागता जाता है। ये सब करते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, अरे यार ये लड़की कितने सालों से सोई नहीं है, लगता है सारे लोग इसे जगा कर रखते थे। ये कुलीन लोग भी ना पता नहीं किस टाइप के आलसी इंसान होते हैं, बड़ी आसान लाइफ पाल रखी है इन्होंने तो। नकुल इस समय मन ही मन उस लड़की के ऊपर चिढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको ये सब हैरानी हो रही थी कि वो लड़की इतनी देर से कैसे लगातार सो सकती है। और यही सब सोचते हुए नकुल उस लड़की को लेकर सीधा उस टेलीपोर्टेशन एरिया के उस सर्कल के अंदर घुस जाता है और इसी के साथ नकुल के शरीर पर और उसके मेंटल एनर्जी एरिया पर थोड़ा सा प्रेशर और पड़ता है और देखते देखते वो सीधा उसी शहर के उसी चौराहे के अंदर प्रकट हो जाता है। ये सब उसी टेलीपोर्टेशन का कमाल था और इसने नकुल को वहीं टेलीपोर्ट कर दिया था जहाँ से वो इस टेस्ट को देने के लिए आया था। यानी इस समय वो एबनरेस्ट शहर के उसी चौराहे पर था जहाँ से वो इस एंट्रेंस एग्जाम को लेने के लिए निकला था। वहीं दूसरी ओर एबनरेस्ट शहर के अंदर बहुत से लोग लगातार उस टेलीपोर्टेशन एरिया को घूरते जा रहे थे और इसी समय वो तेजी से चमकने लगता है। इसी के साथ वहां पर एक लड़का और एक लड़की प्रकट होते हैं। लाल बाल वाली लड़की इस समय बेहोश हालत में लग रही थी, जबकि वो लड़का अपनी शर्टलेस हालत के अंदर वहां पर टेलीपोर्ट हुआ था और इस टाइम चाहे कंटेस्टेंट्स हो या फिर कोई और, लगातार उन दोनों को ही घूरता जा रहा था। ये सब देखकर नकुल काफी अनकंफर्टेबल फील करता जा रहा था। इस समय उसे बहुत से अजीब से लोगों से अलग अलग भावनाएं सेंस हो रही थी, किसी को गुस्सा तो किसी को जलन और किसी किसी के मन में तो नकुल को अपने लिए सम्मान भी महसूस हो रहा था। कुछ अकेले कल्टीवेटर्स की आंखों में गर्व के अंश भी दिखाई दे रहे थे। शायद यह गर्व नकुल के लिए था जो कि अकेले ही इतने सारे कांड करके बैठा था। हालांकि उन्हें नकुल के द्वारा किए गए हर कांड की तो खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी जो अभी ताज़ा ताज़ा लाइव हुआ था उसे देखकर ही उनकी आंखें और उनका सर फटने को हो रहा था। अरे यार मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, नहीं मतलब मेरे शर्टलेस देखकर ये लोग क्या चाहते हैं, क्या सोच क्या रहे ये लोग, मेरी इज्जत लूटने का तो विचार नहीं है ना इनका। नकुल के मन में अभी अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और वो यही सोच रहा था कि ये लोग आखिर उसे देख क्यों रहे हैं, क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। लेकिन फिर वो इन सब बातों को छोड़कर देखते देखते उस स्क्रीन की ओर देखने लगता है। ये वही स्क्रीन थी जो नकुल के जाने के बाद वहां पर प्रकट हुई थी और इसी स्क्रीन के ऊपर बहुत से लोगों के नाम दिखाई देने लगे थे।
लेकिन अभी जैसे उसने उस पर्दे की ओर देखा था, अब तो उसकी भी आंखें फटने को हो रही थी। हैं? क्या मतलब इस बात का? वंश पहले नंबर पर? नकुल को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। वो इस समय बहुत ही हैरान और परेशान दिखाई दे रहा था। वो भी इसलिए क्योंकि उसके शिकार की संख्या दूसरे स्थान वाले लड़के से लगभग 4 गुना ज्यादा दिखाई दे रही थी। शिट यार, मैंने इतने ज्यादा पॉइंट्स क्यों कमा लिए? मैं भी ना यार, कभी कभी अपने काम को कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर देता हूँ। नकुल अभी यही सब सोच रहा था और उसका दिमाग इन सब में ही बिजी था कि तभी आसपास से एक जोर की आवाज आती है। दीदी, दीदी, मैं इधर हूँ। इस टाइम नकुल को अपने पास लाल बालों वाला एक लड़का चिल्लाते हुए नकुल की दिशा में ही आता हुआ दिखाई दे रहा था। नकुल का ध्यान भी उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर लग जाता है। इतनी देर तक तो वो बस अपने पॉइंट्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस लाल बाल वाले लड़के को देखता है, उसे अचानक वो दृश्य याद आता है जब वो लड़का लगातार अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये सब याद आने के साथ ही अचानक उसे कुछ और भी याद आता है। नकुल को याद आता है कि उसने उस लड़की को बचा लिया था और इस समय उसके हाथ में कोई बैग नहीं, वही लाल बालों वाली लड़की थी जो कि लगातार बेहोश हालत के अंदर उसके शरीर से चिपकी पड़ी थी। ये सब ध्यान में आने के साथ ही नकुल तेजी से उस लड़की को अपने शरीर से दूर झटकता है, लेकिन फिर धीरे से उस लड़की के शरीर को उस लड़के के हाथों में थमा देता है। शायद ये पहली बार था कि नकुल के शरीर के इतने करीब कोई भी लड़की आई थी और यही वजह थी कि नकुल ने तेजी से अपने से दूर उस लड़की को झटक दिया था।